नमस्कार छात्रों, आज हम पद्य बटा गद्य को समझेंगे। पद्य में कवि, लेखक, पद्य की परिभाषा, गद्य की परिभाषा, इसमें कितने विषयों पर पद्य की कविता होती हैं, इनकी विधाएं क्या हैं, इस प्रकार से चार्ट को हम समझेंगे क्योंकि ये एक मामूली जानकारी परंतु बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। देखिएगा, पद्य बटा गद्य को तीनों भागों में विभाजित कीजिए। तो ये हल आपको दिख रहा है, पद्य बटा गद्य। अब देखिएगा, पद्य में क्या होता है, कवि होता है, गद्य में क्या होता है, लेखक होता है। तो बच्चे क्या कर देते हैं, जब गद्यांश लिखते हैं या पद्यांश लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक होते हैं या प्रस्तुत गद्यांश में कवि होते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक है और इससे जो कॉपी चेक करता है उसको ये होता है कि इस विद्यार्थी को ये भी जानकारी नहीं है कि पद्य में कवि होता है या लेखक होता है। इसलिए ये गलती नहीं है, एक बहुत बड़ी गलती कह सकते हैं कि एक इतना नॉलेज आपको होना चाहिए। ये एक नींव मान सकते हैं कि ये नॉलेज बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि पद्य में क्या हो गया, कवि हो गया, गद्य में क्या हो गया, लेखक हो गया। क्योंकि जब हम संदर्भ लिखते हैं पद्यांश का या गद्यांश का तो उसमें हमें ये लिखना रहता है कि प्रस्तुत पद्यांश महत्ता पाठ से या विनय के पद से लिया गया है, इसके कवि तुलसीदास जी हैं या मैथिलीशरण गुप्त, इस तरह से होता है। और गद्य में भी होता है, जैसे अध्यक्ष मुद्दे हैं तो प्रस्तुत लेखक शरद जोशी हैं। तो इस तरह से हम उदाहरण के हिसाब से आपको बताया है कि आपको पद्यांश आए तो आपको कवि लिखना है और गद्यांश आए तो लेखक लिखना है। यानी कहने का सीधा सा अर्थ है कि पद्य की जो रचना करता है या पद्य में जो लेखन का कार्य करता है वो कवि करता है। जैसे कि तुलसीदास जी हैं, सूरदास जी हैं, इस प्रकार से महत्वपूर्ण कवियों के हम उदाहरण ले सकते हैं। और गद्य में भी इसी तरह से होता है। जब आप गद्यांश लिखते हैं तो संदर्भ में लेखक लिखना रहता है। गद्य के अंतर्गत लेखक रचना करता है, गद्य की विधाओं के अंतर्गत लेखक रचना करता है। जैसे कि लेखक आप हरिशंकर परसाई हैं, शरद जोशी जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इस प्रकार से महत्वपूर्ण लेखककार को आप देख सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं कि पद्य की परिभाषा क्या होती है और गद्य की परिभाषा क्या होती है। ये भी आपको नॉलेज में होना चाहिए कि पद्य किसे कहते हैं, गद्य किसे कहते हैं। तो देखिएगा, पद्य की परिभाषा याद करने का हमने छोटा सा सूत्र लिखा है, केवल इसको समझने की ज़रूरत है। और गद्य का भी हमने छोटा सा जो सूत्र लिखा है उसको भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस तरह से कह सकते हैं कि पद्य और गद्य की जो नींव है 9वीं से 12वीं या अन्य कक्षाओं में भी, कि ये नॉलेज में होना चाहिए कि पद्य में कवि, लेखक, इसकी परिभाषा क्या विषय है। तो ये नॉलेज के लिए ये चार्ट बनाया है, ये नॉलेज बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, पद्य का हमने जो सूत्र बनाया है, पयु, प से क्या बन गया, पद्य, और यु से क्या बन गया, युक्त। यानी इससे ही आपकी परिभाषा क्लियर हो रही है या आपको याद हो रही है। देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है छंद लय अलंकार से युक्त। छंद लय अलंकार से युक्त रचना को क्या कहते हैं, पद्य कहते हैं। यानी प से पद्य और यु से युक्त। यानी पद्य किसे कहते हैं, छंद लय अलंकार से युक्त रचना को हम पद्य कहते हैं। अगर पद्य की परिभाषा ये आए या कोई पूछे तो इस तरह से आप स्पष्ट कर सकते हो कि पद्य से कहा जाता है। गद्य में भी हम देखते हैं, गद्य का भी सूत्र आपको दिखाई दे रहा है कि घ से गद्य हो जाएगा और मुँह से मुक्त हो जाएगा। जिस प्रकार से छंद लय अलंकार से मुक्त रचना को गद्य कहते हैं। यानी मुंह से क्या बन जाएगा, मुक्त बन गया, घ से क्या बन गया, गद्य बन गया। यानी युक्त रचना को पद्य कहते हैं और मुक्त रचना को गद्य कहते हैं। मुक्त जो युक्त रचना है वो पद्य के अंतर्गत आती है और मुक्त रचना गद्य के अंतर्गत आती है। यानी कहने का सीधा सा अर्थ है कि पद्य किसे कहते हैं, तो छंद रस अलंकार से युक्त रचना को पद्य कहते हैं, छंद लय अलंकार से मुक्त रचना को गद्य कहते हैं। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और पद्य बटा गद्य के तीनों भागों को स्पष्ट करने में ये अपना तीसरा भाग आगे आपको दिखाई दे रहा है कि
पद्य बटा गद्य में PDSB नाक एवुनि, यानी पद्य में जो कविता लिखी जाती है या पद्य का लेखन किया जाता है वो 4 विषय पर किया जाता है। हमने इसमें भी सूत्र बनाया है PDSB, यानी P से आपको दिखाई दे रहा है, P से प्रकृति सौंदर्य हो जाएगा, और D से देश काल प्रेम तथा वीरता हो जाएगा, A से आपको सौंदर्य एवं प्रेम हो जाएगा, और B से भक्ति हो जाएगी। यानी पद्य की जो कविता है PDSB इन 4 विषयों पर मुख्यतः रचना होती है कि प्रकृति सौंदर्य, देश प्रेम तथा वीरता, सौंदर्य एवं प्रेम, बी से भक्ति। अब हम गद्य में चलते हैं, तो गद्य की भी जो रचना होती है, गद्य की विधाएं होंगी तो रचना आगे बढ़ेगी, इसलिए गद्य में भी प्रमुख विधाएं हैं नाक एवुनि। नाक एवुनि का अर्थ होता है ना से नाटक बन जाएगा, क से कहानी बन जाएगी, ए से एकांकी बन जाएगी, उ से उपन्यास बन जाएगा, और नी से निबंध बन जाएगा। इस प्रकार से पद्य बटा गद्य को तीनों भागों में हमने विभाजित किया है। ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये नींव है पद्य बटा गद्य की। ये नॉलेज आपको होना चाहिए ताकि परीक्षा के संदर्भ में पद्यांश में आपको कवि लिख सकते हो, गद्यांश में आपको लेखक लिखना है। पद्य की क्या परिभाषा होती है, गद्य की क्या परिभाषा होती है, पद्य कितने विषयों पर लिखी जाती हैं, कविताएं पद्य में कितने विषयों पर कविता लिखी जाती हैं, और गद्य की प्रमुख विधाएं क्या हैं। तो इस चार्ट के अंतर्गत हमने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी समझी है। इसी तरह से जो महत्वपूर्ण चार्ट और बनाए हुए हैं आपको हम समझाएंगे आगे आने वाले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय भारत माता, जय जन्मभूमि। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।